हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और मैथ फाउंडेशन बैच में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंट टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो अब बारी है नए टॉपिक की और नए टॉपिक के रूप में हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। डिस्काउंट एक छोटा टॉपिक था, एक क्लास में ही हम लोगों ने उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। पार्टनरशिप भी छोटा ही टॉपिक है, 2 क्लास में इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, साझेदारी बोलते किसको है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करता है तो यही आपका कहलाता है पार्टनरशिप। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करे तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है पार्टनरशिप, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x और y मिलकर अगर कोई व्यापार आरंभ करे तो वह जो व्यापार होगा वह किस मोड में होगा, वह व्यापार आपका पार्टनरशिप के मोड में होगा। ठीक है, अब x और y मिलकर व्यापार शुरू किया है तो x और y क्या कहलाएगा, तो x और y कहलाएगा पार्टनर्स यानी कि साझेदार कहलाएगा। जो पर्सन मिलकर व्यापार आरंभ करेगा उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, साझेदार बोलेंगे, यानी कि पार्टनर्स बोलेंगे। अब जो पार्टनर होते हैं ना, उसका 2 प्रकार होता है, इसको भी समझना जरूरी है। पार्टनर के यानी कि साझेदार के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका एक्टिव, या फिर इसको हम लोग वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। हिंदी होता है इसका सक्रिय साझेदार, जैसा कि नाम ही है एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, हिंदी में सक्रिय साझेदार, यानी जो व्यापार में एक्टिव है उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। और दूसरा है इनएक्टिव पार्टनर यानी कि निष्क्रिय साझेदार। अब इस दोनों में डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे वह कहलाएगा एक्टिव पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सक्रिय साझेदार। जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे, व्यापार की एक्टिविटी में भी भाग ले, उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर, हिंदी क्या होगा, सक्रिय साझेदार। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो व्यापार में सिर्फ पूंजी लगाया है, सिर्फ पूंजी, व्यापार के क्रियाकलापों पर वह ध्यान नहीं दे रहा है, व्यापार की एक्टिविटी में वह भाग नहीं ले रहा है, तो वह आपका कहलाएगा इनएक्टिव पार्टनर यानी कि निष्क्रिय साझेदार। जैसा कि हमने आपसे कहा कि एक्स और वाई मिलकर के मान लीजिए कि कोई व्यापार शुरू किया है। ठीक है, एक्स और वाई मिलकर के कोई व्यापार शुरू किया। मान लेते हैं कि इन दोनों ने मिलकर के ना, इन दोनों ने मिलकर एक दुकान खोला, तो यह जो दुकान होगा वह किस फॉर्म में होगा, पार्टनरशिप के फॉर्म में होगा। अब इसमें से एक्स क्या करता है, दोनों पूंजी लगाया होगा तभी तो पार्टनर होगा। अब एक्स क्या करता है कि पूंजी तो लगाया ही है, साथ में यह दुकान पे बैठने का भी काम करता है, यानी कि दुकान पर बैठ करके सामान बेचने का भी काम करता है, सेल्समैन का भी काम करता है। जबकि वाई जो है वह केवल पूंजी लगाया है, यह व्यापार के यानी इस दुकान के एक्टिविटी में यह पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा वर्किंग पार्टनर, जबकि वाई क्या होगा, वाई होगा इनएक्टिव पार्टनर। एक्स हो जाएगा एक्टिव और यह हो जाएगा आपका इनएक्टिव। अब एक्टिव और इनएक्टिव में क्या डिफरेंस होगा यह तो आप समझ गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको समझना है कि अब व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त होगा, इस दुकान से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें हिस्सा तो दोनों का होगा, लेकिन एक्स चूंकि इस दुकान पर बैठने का भी काम किया है, सेल्समैन का भी काम किया है, मजदूरी भी किया है, तो इस वजह से व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें से सबसे पहले एक्स का मजदूरी निकालेंगे और उसके बाद जो लाभ बचेगा उसको सभी पार्टनर के बीच बांटा जाएगा। और बांटा कैसे जाएगा, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। यहाँ जो लाभ होगा वह पूंजी और समय का गुणनफल होगा। यही एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको समझना है, पूंजी और समय का गुणनफल लाभ होता है। फिर से समझिएगा, जो एक्टिव पार्टनर होगा, व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें से पहले हम लोग एक्टिव पार्टनर का मजदूरी निकालेंगे और उसके बाद जो भी लाभ बचेगा उन लाभ को, उस लाभ को सभी पार्टनर के बीच बांटा जाएगा। और किस फॉर्म में बांटा जाएगा, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लीजिए 1-2 फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला है जिसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है 2 पार्टनर के लिए, फॉर 2 पार्टनर्स, यानी पार्टनर का संख्या, साझेदार का संख्या अगर 2 हो
तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यह फॉर्मूला है। समझ लीजिए कि इस टॉपिक में ना मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका इसी फॉर्मूला से सोल्व होने वाला है। फॉर्मूला देखिएगा क्या है, फॉर्मूला है आपका CA गुने TA, ठीक है, CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर होगा आपका PA बट्टा PB। CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपका PA बट्टा PB। यही आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, अच्छी तरह से इसका तुकबंदी कर लीजिए। CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। अब यहाँ पे CA TA CB TB PA PB का मतलब क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए C फॉर यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल। C फॉर क्या है, कैपिटल, और कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। C फॉर हो जाएगा कैपिटल और कैपिटल का मतलब होगा पूंजी। ओके, आगे चलिए, अगला क्या है, इसमें T है। T फॉर क्या होगा, T फॉर होगा टाइम, और टाइम का हिंदी तो आपको पता ही है, टाइम का मतलब होगा समय। और तीसरा जो टर्म यूज किए हैं यहाँ पे वह है आपका P, और P का मतलब होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट का हिंदी होता है आपका लाभ। ठीक है, चलिए, तो यह 3 टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। उन तीनों टर्म का मतलब हम लोग समझ लिए हैं। C का मतलब होगा कैपिटल, कैपिटल यानी कि पूंजी। T का मतलब होगा टाइम, टाइम का मतलब समय। P फॉर होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होगा लाभ। और जहाँ पे A लगा हुआ है इसका मतलब होगा A का, जहाँ B लगा हुआ है इसका मतलब होगा B का। जैसे CA का मतलब होगा कैपिटल ऑफ A यानी A की पूंजी, गुना TA का मतलब होगा टाइम ऑफ A यानी A का समय, A की पूंजी गुने A का समय, बट्टा कैपिटल ऑफ B यानी कि B की पूंजी गुना टाइम ऑफ B यानी B का समय, बराबर प्रॉफिट ऑफ A यानी A का लाभ बट्टा प्रॉफिट ऑफ B यानी कि B का लाभ। जहां A लगा हुआ होगा उसका मतलब A का होगा, जहां B लगा होगा वहां उसका मतलब B का होगा। PA का मतलब प्रॉफिट ऑफ A, PB का मतलब प्रॉफिट ऑफ B, TA का मतलब टाइम ऑफ A ना, TB का मतलब टाइम ऑफ B, CA का मतलब कैपिटल ऑफ A, और CB का मतलब क्या होगा, कैपिटल ऑफ B। अब हमने आपसे कहा था कि पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वही लाभ होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, A की पूंजी गुना A का समय बराबर A का लाभ, बट्टा B की पूंजी गुने B का समय बराबर B का लाभ। पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ। क्लियर है? तो जब पार्टनर का संख्या 2 होगा तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे यह फॉर्मूला भी आपको अपने आप याद हो जाएगा। और एक दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं वह है आपका फॉर 2 और मोर देन 2। यह जो फॉर्मूला है वह 2 पार्टनर के ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, 2 पार्टनर पर तो लागू कर ही सकते हैं, इसके अलावा फॉर 2 और मोर देन 2 यानी 2 और 2 से ज़्यादा पार्टनर का अगर चर्चा हो ना, उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अगर पार्टनर का संख्या, साझेदार का संख्या 2 से ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए पार्टनर A और B होगा तब तो इससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन पार्टनर A भी है, B भी है, C भी है, तो यहाँ पे आपका यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यह फॉर्मूला देख लीजिए क्या कहता है, वही चीज़ है, बस फॉर्म इसका अलग है। CA गुने TA यानी A की पूंजी गुने A का समय। तो A की पूंजी गुने A का समय करिएगा तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा A का लाभ यानी कि प्रॉफिट ऑफ A। उसी तरीके से आगे बढ़िए, कैपिटल ऑफ B, B की पूंजी गुना B का समय करिए, B की पूंजी गुने B का समय करिएगा, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा प्रॉफिट ऑफ B। उसी तरीके से आगे बढ़िए, आगे अगर हम आपसे कहे, इस पार्ट को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या देख चुके थे, हाँ जी, कैपिटल ऑफ B गुना टाइम ऑफ B। अब कैपिटल ऑफ C गुना टाइम ऑफ C यानी C की पूंजी गुने C का समय, इससे किसका लाभ निकलेगा, इससे C का लाभ निकलेगा यानी प्रॉफिट ऑफ C। और इसी तरीके से अगर आगे ज़रूरत होगा तो इस चीज़ को हम बढ़ाते हुए जा सकते हैं। आगे जितना पार्टनर होगा इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे
है ना। आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी डी गुना टी डी, कैपिटल ऑफ डी गुना टाइम ऑफ डी, कैपिटल ऑफ ई गुना टाइम ऑफ ई। पूंजी गुने समय ही तो हमें करना है, इससे लाभ निकलेगा। देखिए ए की पूंजी गुने ए का समय, ए का लाभ निकलेगा। बी की पूंजी गुने बी का समय, बी का लाभ निकलेगा। सी की पूंजी गुने सी का समय, सी का लाभ निकलेगा। बट यहाँ जो लाभ निकलेगा वह किस फॉर्म में निकलेगा, हमेशा अनुपात के फॉर्म में लाभ निकलेगा। लाभ हमेशा किस फॉर्म में निकलेगा, अनुपात के फॉर्म में निकलेगा। अगर 2 पर्सन होगा तो उन दोनों पर्सन के लाभ का अनुपात, अगर 3 पर्सन होगा मतलब 3 साझेदार होगा तो उन तीनों साझेदार के लाभ का अनुपात। कहने का यह मतलब है कि जब भी आपको लाभ का अनुपात निकालना होगा, चाहे पार्टनर का संख्या 2 हो या पार्टनर का संख्या 2 से ज़्यादा हो, है ना, जब भी आपको लाभ का अनुपात निकालना होगा उस केस में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और यह फॉर्मूला क्या है, सी ए गुने टी ए अनुपात सी बी गुने टी बी अनुपात सी सी गुने टी सी। गौर से देखिएगा तो यही चीज़ है, ए की पूंजी गुने ए का समय, ए का लाभ, बी की पूंजी गुने बी का समय, अनुपात सी की पूंजी गुने सी का समय, अनुपात डी की पूंजी गुने डी का समय। इसी तरीके से इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह 2 फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी दोनों का उपयोग करके हम लोग इस पूरे टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला हम लोग नहीं देखने वाले हैं। और दोनों फॉर्मूला आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 पार्टनर अगर होगा तो फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है, सी ए गुने टी ए बट्टा सी बी गुने टी बी बराबर पी ए बट्टा पी बी। अगर पार्टनर का संख्या 2 भी हो और हमें लाभ का अनुपात निकालना होगा, यहाँ से तो लाभ का अनुपात नहीं निकलेगा। अगर लाभ का अनुपात निकालना होगा तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और 2 से ज़्यादा अगर पार्टनर का संख्या होगा तब तो डेफिनेटली हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करने वाले हैं। ओके, चलिए तो आ जाइए अब क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बोला है ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में ए और बी के पूंजी के बीच का अनुपात दे रखा है। ए और बी पूंजी निवेश किया है किस अनुपात में, ए और बी पूंजी निवेश किया है 5:6 के अनुपात में। ठीक है, 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया है ए और बी। तो ए का पूंजी हमारे पास है यहाँ पे और बी का भी पूंजी है। ए का पूंजी 5, बी का पूंजी कितना 6। बोला है ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करने का मतलब है कि ए का पूंजी 5 और बी का पूंजी कितना 6। आगे 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लिया। देखिए ए अपना पूंजी व्यापार से निकाल लिया है कितना महीना के बाद, 8 महीना के बाद। तो 8 महीने तक तो ए का पूंजी व्यापार में लगा होगा। ए अपना पूंजी व्यापार से 8 महीना के बाद निकाला है, इसका मतलब है कि 8 महीने तक ए की पूंजी व्यापार में लगा रहा होगा। आगे देखिए फिर बोला है यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। इन दोनों के लाभ का अनुपात भी क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों को लाभ किस अनुपात में मिलता है, 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। तो बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाया गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि बी की पूंजी व्यापार में कितने महीने तक लगाया गया। तो हम मान लेते हैं कि बी का पूंजी व्यापार में x महीने तक लगाया गया। अभी हमने बस आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझते चलिए। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी समय आपका नहीं लगना है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रखा था, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीना के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लिया। तो भाई 8 महीना के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाला है, यानी 8 महीने तक तो ए का पूंजी व्यापार में लगा होगा। इसके अलावा बोला है दोनों 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। दोनों के लाभ का अनुपात क्या है, 5:9, यानी इतना लाभ अगर ए को तो इतना लाभ बी को। अब आगे बोला है कि बताइए कि बी की पूंजी कितनी होगी। तो देखिए लाभ का रेशियो दे रखा है, हमें लाभ का रेशियो निकालना नहीं है। अगर लाभ का रेशियो निकालना होता तो हम सी ए गुने टी ए, है ना, अनुपात सी बी गुने टी बी वाला फॉर्मूला यूज करते। बट यहाँ पे हम लोग जो पहला फॉर्मूला देखे थे उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, सी ए गुने टी ए। याद करिए, जब पार्टनर का संख्या 2 हो तो सी ए गुने टी ए बट्टा सी बी गुने टी बी बराबर क्या देखे थे आप, बराबर देखे थे पी ए बट्टा पी बी। इस क्वेश्चन में देख लीजिए हम लोग यही फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तो सी ए का मतलब होगा ए की पूंजी। तो ए की पूंजी कितना है, ए की पूंजी तो 5 है, इंटू देख लीजिए ए की पूंजी कितना है 5, इंटू टी ए का समय कितना है 8 महीना। तो ए का समय है 8 महीना बट्टा सी बी की पूंजी,
यह ए का पूंजी है या बी का पूंजी? बी का पूंजी कितना है 6 और बी का समय कितना है, यही तो पूछा है। तो बी का समय हम x महीना ले लिए थे, बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। ए का लाभ कितना है 5 और बी का लाभ कितना है 9, बराबर में हम क्या लिखेंगे 5/9। दोनों का लाभ दे रखा है। वैसे भी पूंजी गुने समय है ना, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, ए की पूंजी गुने ए का समय, ए का लाभ बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय, बी का लाभ, और दोनों का लाभ दे रखा है तो हम बराबर कर दिए। क्लियर? अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि जो पहला फॉर्मूला आप देखें और जो दूसरा देखें उसमें कोई खास अंतर है नहीं, सेम ही चीज़ है लगभग। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। आप इसको अगर काटते हैं 3 से तो यह आपका देख लीजिए 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और यह आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका 4 तिया 12 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा डाटा सब सही लिखा गया है कि नहीं, है ना। ए की पूंजी कितना है आपका, ए का पूंजी है 5, ठीक है 5, और ए को समय कितना लगा है 8 महीना। बी की पूंजी कितना है 6 और बी का पूंजी व्यापार, बी का पूंजी 6 है, व्यापार में कितना दिन x महीना। ए का लाभ 5, बी का लाभ 9, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, 5 से 5 कैंसिल किए, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 चौके 8। अब जो वैल्यू बचा उसको क्रॉस में गुना करिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 तिया 12। तो x का वैल्यू 12 आया, यानी x क्या माने थे, x हम लोग माने थे कि b का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा है। तो b का पूंजी व्यापार में कुल मिला के x महीना यानी कि 12 महीने तक लगा है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है ए और बी के पूंजी में 5:7 का अनुपात, ठीक है। ए और बी की पूंजी का अनुपात है 5:7। ए और बी दोनों के पूंजी में अनुपात दे रखा है 5:7। पहले क्वेश्चन ही हम लिख लेते हैं, दोनों के पूंजी का यह रेशियो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके अलावा क्या दिया है क्वेश्चन में, बोला है बी 7 महीने तक पूंजी निवेशित करता है। बी 7 महीने तक पूंजी निवेशित करता है। बी का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा है, 7 महीने तक लगा है। 7 मंथ तक बी का पूंजी व्यापार में लगा है। बोल रखा है कि बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है तथा वे दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अच्छा, लाभ कितना मिलता है, तो लाभ को यह बांटा है पूंजी के अनुपात में। लाभ को बांटा है पूंजी के अनुपात में, तो पूंजी का अनुपात 5:7 है, तो इसके लाभ का अनुपात भी क्या होगा 5:7 होगा। लाभ बांटा है पूंजी के ही अनुपात में। आगे देखिए, बताना है कि ए ने कितने महीने तक पूंजी लगाई। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि ए का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा। हमें नहीं पता है कि ए का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा, तो हम मान लेते हैं कि माना कि ए का पूंजी व्यापार में x मंथ तक, x महीने तक लगा। अब सोल्व करिए, देखिएगा यहाँ पे लाभ भी पता है, पूंजी भी पता है, केवल बी का समय बताना है, ए का समय बताना है। तो ए का पूंजी कितना है 5, ए का पूंजी कितना है 5 गुना ए का समय कितना है, तो ए का समय ही तो निकालना है, तो इसको x मान लिए, बट्टा बी की पूंजी कितना है 7, बी का पूंजी है 7 और बी का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा है 7 महीना। पूंजी गुना समय लाभ, देखिए ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। तो ए का लाभ 5 और बी का लाभ 7, ए का लाभ हो गया 5 और बी का लाभ हो गया आपका 7। देख लीजिए जो फॉर्मूला भी आप सीखे हैं, सी ए गुने टी ए बट्टा सी बी गुने टी बी बराबर पी ए बट्टा पी बी। ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। फॉर्मूला अच्छी तरह से देखे होंगे तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आना है। इससे आपका यह वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यहाँ आएगा, x ऊपर तो है ही, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। और x क्या माने थे इस क्वेश्चन में, x इस क्वेश्चन में माने थे जो पूछा गया होगा। क्या पूछा गया था कि a का पूंजी व्यापार में कितने महीने तक लगा, तो a का पूंजी व्यापार में x महीना यानी कि 7 महीने तक लगा है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 7 मंथ्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपने अभी देखा, अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, वर्किंग पार्टनर से रिलेटेड है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोला क्या इस क्वेश्चन में कि P वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 2/5 भाग ले लेता है। P क्या करता है कि P चूंकि वर्किंग पार्टनर है, इस वजह से वह लाभांश का 2/5 भाग ले लेता है। अब लाभांश का 2/5 भाग ले लेने का मतलब है कि कुल अगर 5 रुपए का लाभ होगा, कुल अगर 5 रुपए का लाभ हुआ तो उसमें से 2 रुपए P ले लिया।
अब 5 रुपए में से 2 रुपए पी ले लिया, तो अब आप बताइए कि अब शेष कितना बचा, शेष लाभ बताइए कि कितना बचा। तो 2/5 का शेष कितना हो जाएगा सर, 2/5 का शेष हो जाएगा 3/5। शेष निकालने का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी शेष निकालना होगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर लिखेंगे और नीचे में वैल्यू सेम रहेगा। तो 2/5 का शेष कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। फिर से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। बोला है पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 2/5 ले लेता है, तो 2/5 कुल लाभ का 2/5 ले लिया, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 3/5। 2/5 का मतलब है कि 5 रुपए में से 2 रुपए पी अकेले ले लिया, तो अब कितना बचा 3/5। अच्छा, वर्किंग पार्टनर के रूप में लिया है, इसका मतलब कि इतना तो आपका पी का मजदूरी हो गया। वर्किंग पार्टनर के रूप में 2/5 लिया, यानी 2/5 तो इसका मजदूरी हो गया। पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 2/5 लिया, इसका मतलब कि 2/5 तो पी का मजदूरी हो गया। इसके अलावा भी पी का हिस्सा होगा, इसमें भी पी का हिस्सा होगा। अब आगे देखिए शेष लाभांश, यानी शेष लाभांश तो यही है, इसको पी और क्यू के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटा गया। अब जो लाभ बचा है ना, उसको पी और क्यू के बीच में किस तरीके से बांटा गया है, उसको पी और क्यू के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटा गया। अच्छा, 2:3 के अनुपात में कहने का मतलब कि कुल 5 रुपए के लाभ में 2 रुपए का लाभ किसको मिलेगा, पी को मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2/5 शेष लाभ का 2/5 पी को और मिलेगा। तो पी को शेष लाभ का, यानी कि यह जो 3/5 था, यह जो 3/5 था शेष लाभ, इसका 2/5 हिस्सा और पी को मिलेगा। इसका 2/5 यानी कि 6/25 और पी को मिलेगा। तो पी का टोटल हिस्सा देख लीजिए कितना हो गया, 2/5 वर्किंग पार्टनर के रूप में और 6/25 जो है वह पूंजी के वजह से इसका हिस्सा बना है। हमने आपसे कहा था कि वर्किंग पार्टनर किसको बोलते हैं, तो जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ उसका देखभाल भी करे। और हमने एक चीज़ और आपसे कहा था कि जो भी वर्किंग पार्टनर होगा, व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त होगा, पहले उसमें से पहले वर्किंग पार्टनर का मजदूरी हटाएंगे और उसके बाद जो भी लाभ बचेगा उसको सभी पार्टनर के बीच पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। तो पी वर्किंग के पार्टनर के रूप में 2/5 ले लिया, यानी 2/5 तो पी का मजदूरी हो गया। कुल लाभ का 2/5 ले लिया, यानी 2/5 तो पी का मजदूरी हो गया। अब शेष कितना बचा, अब शेष बचा है 3/5। अब जो शेष राशि 3/5 बचा है, इस शेष राशि में पी और क्यू के लाभ का अनुपात 2:3 है, यानी 3/5 में भी पी को मिलेगा। 3/5 में पी को कितना मिलेगा, तो 2:3 के अनुपात में मिलेगा, यानी 5 रुपए में 2 रुपए, यानी 2/5 भाग। तो शेष लाभ का 2/5 यानी कि 6/25 और पी को मिलेगा। तो पी को देख लीजिए कुल कितना राशि मिल जाएगा, तो पी को 2/5 वर्किंग पार्टनर के रूप में प्लस 6/25, यह तो इसके पूंजी के वजह से, दोनों को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। चेक कर लीजिए 16/25, 16/25 चेक करिए जरा सा। देखिए 5 और 25 का एलसीएम 25, 5 25, तो 5 दूना 10 और 6 16, 16/25। तो पी का हिस्सा देख लीजिए कितना हो गया, कुल 16/25, जबकि इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया है। अब इस पार्ट तक मत देखिए, इस पार्ट को देखिए। पी का कुल हिस्सा कितना, 16/25, जबकि बोला है पी का लाभांश 608, पी का लाभांश 608, यानी कुल लाभ पी का 608, मतलब मजदूरी भी और लाभ भी। पी का लाभांश यानी टोटल पी को मिला है 608 रुपये, जबकि भिन्न के रूप में पी का हिस्सा टोटल कितना है, 16/25 है। तो 16/25 का मान 608। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाते हैं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माना कि कुल लाभ बराबर x रुपये, तो कुल लाभ का 16/25 हिस्सा पी को मिलेगा, जबकि पी को कितना मिला है, 608। यहाँ से x का वैल्यू आएगा वह कुल लाभ हो जाएगा। सोल्व करिए, 16 से इसको काटिएगा, 16 तिया 48, 12 बचेगा, 16 8 128। x का मान बोलिए क्या होगा, x का मान आपका 25 गुना 38 हो जाएगा। x का मान 25 गुना 38 हो गया। अब आगे देखिए 25 गुना 38, यह आपका कुल लाभ हो गया। अब हमें पता करना है कि Q का लाभ कितना, Q का लाभ हमें बताना है। अब गौर से देखिएगा टोटल कितना लाभ हुआ है, टोटल लाभ जो है वो 1 से डिनोट हम लोग करेंगे भिन्न के रूप में। तो P के बारे में सोचिए जरा सा कि P को लाभ मिल गया 16/25, तो जो शेष बचेगा वही तो Q का लाभ होगा ना।
तो 16/25 का शेष कितना होगा, 9/25 होगा। 16/25 का शेष, तो 25 में से 16 माइनस करिए 9/25 होगा। तो कुल लाभ का 9/25 हिस्सा क्यू का हो जाएगा। तो क्यू का हिस्सा देख लीजिए, कुल लाभ कितना है, 25 गुना 38 है, और इस कुल लाभ का 9/25 हिस्सा किसका होगा, कुल लाभ का 9/25 हिस्सा क्यू का हो जाएगा। निकाल लीजिए, सोल्व करिए, 25 से 25 कैंसिल, 38 नमा कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 2 हासिल 7, 9 तिया 27 और 7 34, यानी कि 342 रुपये जो है यह हिस्सा आपका क्यू का हो जाएगा। मज़ेदार क्वेश्चन था, वर्किंग पार्टनर से रिलेटेड यह आपका क्वेश्चन था। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम इन चीज़ों को रिपीट कर देते हैं कि कहाँ पे क्या कैलकुलेशन हुआ है। 2/5 पी वर्किंग पार्टनर के रूप में ले लिया, शेष कितना बचा, 3/5। अच्छा, इस 3/5 में भी पी का हिस्सा होगा, तो इस 3/5 में पी का हिस्सा कितना होगा, तो बचे लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा है, तो 3/5 का 2/5 हिस्सा इसका और होगा 6/25, तो 2/5 6/25 16/25 हिस्सा पी का हो जाएगा, शेष हिस्सा क्यू का हो जाएगा। 16/25 कुल लाभ का 16/25 पी का हिस्सा, जबकि दे रखा है 608, एक्स का वैल्यू 25 × 38 यानी कुल लाभ निकला। कुल लाभ का 9/25 हिस्सा किसका हो जाएगा, कुल लाभ का 9/25 हिस्सा आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका क्यू का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, हम क्यू का हिस्सा ही निकाल लेते। क्यू का हिस्सा, देखिए क्यू का हिस्सा कैसे निकलेगा, देखिए 2/5 तो पी को मिल गया, चलिए 2/5 पी को मिल गया। अब जो शेष 3/5 है इसमें क्यू का हिस्सा कितना होगा, तो इसमें क्यू को मिलेगा 2:3 के अनुपात में, यानी 5 रुपये में क्यू को मिलता है 3 रुपये, इसका मतलब 3/5 आपको मिल जाएगा क्यू को। तो 9/25, तो 9/25 हिस्सा किसका हो गया, 9/25 हिस्सा हो गया क्यू का। तो आप सोचिए जरा सा कि कुल हिस्सा में 9/25 हिस्सा हो गया क्यू का, तो पी का हिस्सा कितना हो जाएगा, शेष पी का हिस्सा हो जाएगा, यानी 16/25 हिस्सा पी का हो जाएगा। तो 16/25 पी का हिस्सा है, 9/25 क्यू का हिस्सा है, 16/25 पी का हिस्सा दे रखा था 608। यहाँ से हम एक का मान निकालते, जो एक का मान निकलता वह टोटल होता, टोटल का 9/25 निकालते तो क्यू का हिस्सा हमारा निकल जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। ए और बी किस अनुपात में पूंजी लगाया है, 4:5 के अनुपात में। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी। ए और बी किस अनुपात में पूंजी लगाया है, सर ए और बी जो पूंजी लगाया है वो आपका 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया है, यानी 4 रुपये पूंजी ए का, तो 5 रुपये पूंजी किसका है, 5 रुपये पूंजी आपका बी का है। ए और बी 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। अब आगे देखिए, धन लगाया है। 3 महीना के बाद, इस घटनाक्रम पर ध्यान दीजिएगा, कितने समय के बाद, 3 महीना के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग व्यापार से निकाल लिया। व्यापार आरंभ होने के 10 माह बाद 3800 रुपये का लाभ हुआ। व्यापार कितने दिनों तक चला है, व्यापार चला है 10 माह तक। ठीक है, व्यापार चला है 10 महीने तक और इस 10 महीने में कुल लाभ हुआ है 3800 रुपये का। इस 10 महीने में कुल कितने का लाभ हुआ है, 3800 रुपये का। तो हमें बताना है कि लाभ में बी को कितना लाभ मिलेगा, कुल लाभ में बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। 3 महीना के बाद ए और बी के पूंजी में यह अनुपात है, लेकिन 3 महीना के बाद ए और बी अपना पूंजी निकाला है। ए 1/4 पूरा पूंजी ये व्यापार से नहीं निकाला है, 1/4 निकाला है। शेष पूंजी अभी भी इसका व्यापार में है और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया है, यानी शेष पूंजी इसका अभी भी व्यापार में है और व्यापार चला है 10 महीना। तो 10 महीना के व्यापार में पहले 3 महीना पूरा पूंजी लगा है और उसके बाद बाकी का जो 7 महीना है, इस बाकी के 7 महीना में इसका जो पूंजी निकाल लिया है उसके बाद वाला पूंजी व्यापार में लगा है। तो पहले देख लीजिए, पहले इसका जो पूरा पूंजी है, एक का पूरा पूंजी है, वह व्यापार में कितना दिन लगा है, 3 महीना। तो पूंजी गुने समय लाभ, यानी पहले 3 महीना में तो ए को इतना लाभ होगा। एक का पूरा पूंजी कितना है, 4, और पहला 3 महीना तो एक का पूरा पूंजी व्यापार में लगा है, क्योंकि 3 महीना बाद पूंजी निकाला है ना। तो पूंजी गुने समय, यानी पहले 3 महीना में इतना लाभ। पहले 3 महीना में एक को कितना लाभ, तो पहले 3 महीना में एक का पूंजी 4 है ना, तो 4 × 3।
अब आगे देखिए, पहले 4 महीना में ए का पूंजी 4 है तो 4 गुना 3। उसके बाद अब अगले 7 महीना में ए का पूंजी कितना है, तो ए का पूंजी 4 है और ए अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया। तो 1/4 निकालने का मतलब होगा कि शेष पूंजी तो अभी भी इसका व्यापार में होगा और 1/4 का शेष कितना होता है, 3/4। तो कुल पूंजी का 1/4 निकाला, यानी कुल पूंजी का 3/4, यानी कि 3 जो इसका पूंजी है वह अभी भी व्यापार में होगा। तो कहने का यह मतलब है कि इसका इतना पूंजी अभी भी व्यापार में है और यह पूंजी इसका व्यापार में कितना महीने तक लगा है, शेष 7 महीना। तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए, पहले 3 महीने में कुल इतना आए, अगले 7 महीना में कुल इतना लाभ। पूंजी गुने समय, जितना पूंजी जितने दिनों तक लगेगा उतना लाभ। तो पहले 3 महीना में ए को लाभ मिलेगा 4 गुने 3। उसके बाद ए अपना पूंजी 1/4 निकाल लिया तो 3 पूंजी बचा। 3 महीना के बाद चूंकि व्यापार 10 महीना चला है तो अगले 7 महीना में ए को इतना लाभ होगा। क्लियर। उसी तरह से बी भी 1/5 पूंजी निकाला है, लेकिन बी 1/5 पूंजी कब निकाला है, 3 महीना के बाद। तो पहला 3 महीना तो ए को पूरा पूंजी गुने समय इतना लाभ मिलेगा। अब 3 महीना के बाद ए क्या किया है कि 1/5 भाग पूंजी निकाल ली। बी क्या किया है, शुरू में बी का पूंजी कितना था, 5, और यह 5 पूंजी व्यापार में 3 महीना लगा। उसके बाद यह अपनी पूंजी का यानी कुल पूंजी का 1/5 निकाल लिया। तो 1/5 निकाल लेगा तो शेष कितना बचेगा, 4/5 न। जितना पूंजी था उसका 1/5 निकाल लिया तो जो पूंजी है उसका 4/5 अभी भी इसके पास शेष बचेगा। 1/5 का शेष कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर, नीचे में ज्यों का त्यों। तो 5 में से 1 माइनस करिए 4, 4/5 यही पूंजी शेष बचेगा। तो 5 का 4/5 यानी कितना होगा, 4। तो 3 महीना के बाद बी का इतना पूंजी बचेगा और इतना पूंजी बी का व्यापार में 7 महीने तक लगा है। तो बी का पूंजी अब कितना हो गया, बी का पूंजी अब 4 हो गया और यह व्यापार में कितने दिनों तक लगा है, 7 महीना। तो पूंजी गुने समय लाभ, पहले 3 महीना में ए को इतना लाभ और अगले 7 महीना में बी को इतना लाभ और अगले 7 महीना में बी को 4 गुने 7 लाभ। बस हमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि पूंजी गुने समय, जितना दिन जितना पूंजी लगेगा उतना लाभ। पहले 3 महीना इतना पूंजी तो पूंजी गुने समय इतना लाभ हो जाएगा। अगले 7 महीना इतना पूंजी, पूंजी गुने समय इतना लाभ हो जाएगा। उसी तरह से बी का पहले 3 महीना इतना पूंजी, पूंजी गुने समय इतना लाभ और अगले 7 महीना इतना पूंजी, पूंजी गुने समय इतना लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 और 12 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 और 7 चौके 28, 28 और 15 कितना हो जाएगा, 43। तो दोनों के लाभ में यही 33:43 का अनुपात हो जाएगा। दोनों के लाभ में क्या अनुपात होगा, 33:43 का। और अब लाभ का अनुपात निकल गया है तो हमें बताना इस क्वेश्चन में बी का लाभ। तो अब आप रेशियो को याद करिए, किसका लाभ निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, बी का लाभ। दे क्या रखा है, कुल लाभ। कुल लाभ कितना है, 3800 रुपये। 3800 रुपये कुल लाभ है। अनुपात में कुल लाभ कितना, 33 और 43 76। तो 3800 अनुपात 76 का मान है, 76 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है बी का लाभ यानी अनुपात 43 का मान। तो हम अनुपात 43 से गुना करेंगे। जिसका मान पता होता है उससे करते हैं भाग और जिसका मान निकालना होता है उससे करते हैं गुना। कुल लाभ 3800 है ना, जबकि यहाँ देखिए कुल लाभ 33 और 43 76। तो अनुपात 76 का मान 3800 तो 1 का मान 3800/76। हमें बताना है बी का लाभ यानी अनुपात 43 का मान। तो अनुपात 43 से गुना कर लीजिए। अब क्वेश्चन को आप यहाँ पे सोल्व करिए। 38 से काटिएगा इसको, 38 दूना 76 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 100 और 2 से काटिएगा, यह आपका हो जाएगा 50। 50 से 43 में गुना करिए, 0 है तो 0, 5 तिया 15, हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21, यानी कि 2150। कुल लाभ अगर 3800 रुपये का होगा तो उसमें से 2150 रुपये का लाभ किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ए का लाभ निकालना होता मतलब अनुपात 33 का मान निकालना होता तो हम अनुपात 33 से गुणा करते। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए हैं। जो कॉन्सेप्ट था वह आपके समझ में आया होगा। बस यही ध्यान रखना होगा कि जितने दिनों तक जितना पूंजी व्यापार में लगेगा, पूंजी गुने समय करके हमें लाभ को निकालना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है, बोला है ए ने 1200 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो ए का पूंजी पता है हमारे पास, ए का पूंजी कितना है 1200। ए 1200 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया है। ठीक है भाई। बी और सी असमान पूंजी लगाकर 3 महीने और 6 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए बी और सी असमान पूंजी लगाया है तो मान लेते हैं कि बी 100 रुपये पूंजी लगाया
और सी जो है वह वाई रुपये पूंजी लगाया। बी और सी का पूंजी नहीं पता है ना, तो हम मान लिए कि बी x रुपये पूंजी लगाया और वाई जो है सी जो है वो वाई रुपये पूंजी लगाया। अब शामिल कब हुआ है? 3 महीना और 6 महीना के बाद। बी शामिल हुआ है इस व्यापार में 3 महीना के बाद और सी शामिल हुआ है इस व्यापार में 6 महीना के बाद। यदि वर्ष के अंत में व्यापार कितने दिनों तक चला है? 1 वर्ष तक। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, तो व्यापार चला है 1 वर्ष तक, तो व्यापार 1 वर्ष चला है यानी 12 महीने चला है, तो ए तो शुरू से है, तो ए का पूंजी व्यापार में 12 महीने तक लगेगा। बी 3 महीना बाद शामिल हुआ है, तो 12 महीने के व्यापार में 3 महीना बाद शामिल हुआ है, तो इसका पूंजी व्यापार में 9 महीना तक लगेगा। और सी 6 महीना बाद शामिल हुआ है, तो 12 महीने के व्यापार में सी 6 महीना बाद शामिल हुआ है, यानी सी का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगेगा? 6 महीने तक लगेगा। आगे देखिए, अब बोला है वे लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटते हैं, यानी ए बी सी के लाभ का अनुपात क्या है? 2:3:5। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? बी की पूंजी बताइए, बी की पूंजी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि किसी दो को कंपेयर करके अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जैसे बी की पूंजी बताना है तो हम ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं। ए और बी को अगर केवल लेते हैं तो पार्टनर का संख्या 2 होगा, और जब पार्टनर का संख्या 2 होगा तो सी ए गुने टी ए तो चलेगा। तो ए का पूंजी कितना है? देख लीजिए 1200 रुपये, और ए का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा? 12 महीने तक लगा। बट्टा बी की पूंजी कितना है? नहीं पता है, हम x मान लिए। बी का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा है? 9 महीना, क्योंकि 12 महीने के व्यापार में 3 महीना बाद शामिल हुआ है, बराबर। ए का लाभ, तो ए का लाभ है 2, बी का लाभ है 3। ए का लाभ हो जाएगा 2 और बी का लाभ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम ए और बी को तुलना करेंगे तो इससे बी की पूंजी निकल जाएगा। अगर हम ए और सी का तुलना कर दे, अगर ए और सी का तुलना कर दे तो सी की पूंजी निकल जाएगा। जैसे देखिए, ए की पूंजी कितना है? 1200 रुपये है। ए को समय कितना लगा है? मतलब ए पूंजी इन्वेस्ट कितने दिनों तक किया है? 12 महीने तक। बट्टा सी की पूंजी देख लीजिए कितना है? वाई है। सी का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा? 6 महीना तक, बराबर। ए का लाभ कितना है? 2 और बट्टा सी का लाभ कितना है? 5। बस ए का लाभ, सी का लाभ। हम तुलना किसको किए हैं? ए और सी को किए हैं, तो ए और सी को भी तुलना करेंगे तो पार्टनर तो 2 ही होगा, और पार्टनर का संख्या 2 होगा तो सी ए गुने टी ए बट्टा सी बी गुने टी बी बराबर पी ए बट्टा पी भी चलेगा। तो ए की पूंजी गुने ए का समय, सी की पूंजी गुने सी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा सी का लाभ। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? सी का पूंजी निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम बी की पूंजी निकाल सकते हैं। हमें बी की पूंजी बताना था तो हम इसका उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सोल्व करिए इसको, 3 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर वाला करता है 2 दूना 4, 1200 दूना 2400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 2400 आ जाएगा। x का वैल्यू 2400 यानी x हम क्या माने थे? x हम इस क्वेश्चन में माने थे b का पूंजी व्यापार में, b का पूंजी क्या है? तो b का पूंजी आपका 2400 हो जाएगा। यहाँ से हम सी का पूंजी निकाल सकते हैं। सोल्व करिए इसको, 6 से काटिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, y का मान 12 पंचे 60, y का मान 12 पंचे 60 यानी कितना हो जाएगा? 6000 रुपये हो जाएगा। तो सी का पूंजी कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। बी का पूंजी 2400, ए का पूंजी 1200 पहले से ही पता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या है, बोला गया है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए की पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगा और उसने लाभांश के 3/8 भाग का दावा किया। देखिए यहाँ पे यह पार्ट महत्वपूर्ण है, लाभांश के 3/8 भाग का दावा किया। ए क्या किया है? लाभांश के 3/8 भाग का दावा किया है। इसका मतलब ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा? तो ए दावा किया है लाभांश के 3/8 का, यानी 8 रुपये के लाभ में 3 रुपये का लाभ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो 8 रुपये के लाभ में 3 रुपये का लाभ ए को मिलेगा, तो शेष कितना बचा? 5, तो 5 रुपये बी को मिलेगा। ए 3/8 भाग लाभांश का दावा किया, यानी 8 रुपये के लाभ में 3 रुपये लाभ ए को मिलेगा, तो बाकी जो बच गया लाभ 5 रुपये वह किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। वही चीज़ हो गया। देखिए 3/5 का मतलब 8 रुपये में ए को 3 रुपये और 8 में बी को 5 रुपये, यही हुआ लाभांश के 3/8 भाग के दावा का मतलब। अगर बी की पूंजी 1560
देखिए बी की पूंजी कितना है क्वेश्चन में 1560 और व्यापार में 8 महीने तक लगा। बी का पूंजी 1560 और व्यापार में 8 महीने तक लगा, तो बताए कि ए ने कितनी पूंजी लगाई थी। ए की पूंजी व्यापार में 4 महीना, तो ए का पूंजी हम x मान लिए और ए का पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगा, बट्टा बी की पूंजी 1560 है और बी का पूंजी देखिए व्यापार में कितना महीना तक लगा है, 8 महीने तक लगा है ना, 8 महीना। और ए का लाभ कितना है 3 और बट्टा बी का लाभ कितना है 5। बस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 312 दूना कितना हो जाएगा 624, 624 तिया 1872 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 1872 होगा। x क्या माने थे, x माने थे a की पूंजी। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था कि उसने लाभांश के 3/8 भाग का दावा किया। ए लाभांश के 3/8 भाग का दावा किया, यानी 8 रुपए के लाभ में 3 रुपए ए को मिलेगा और शेष जो बच गया वह किसको मिलेगा, शेष जो बचा वह लाभ बी को मिलेगा। अगर क्वेश्चन में बोलता कि बी जो है वह लाभांश के 7/9 भाग का दावा किया, यानी कि अगर दो ही पार्टनर है तो 7 रुपया लाभ किसको मिलेगा, बी को मिलेगा और शेष कितना बचा 2 रुपए, 2 रुपए लाभ किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ए और बी के लाभ में 2:7 का अनुपात। अगर बोला जाए कि ए लाभांश के 1/5 भाग का दावा किया, यानी 5 रुपए के लाभ में 1 रुपया लाभ ए को मिलेगा और शेष कितना बचा 4 रुपये, यह किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, है ना। तो लाभांश का मतलब यही होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपया पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। ए का पूंजी देख लीजिए व्यापार में कितना लगा है, ए का पूंजी व्यापार में लगा है 12,000 रुपये और बी का पूंजी व्यापार में लगा है 16,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपये पूंजी के साथ सी भी व्यापार में शामिल हुआ। सी भी व्यापार में शामिल हुआ है कितना पूंजी लगा करके, 15,000 रुपये पूंजी लगा करके। यदि 2 साल, व्यापार कितने दिनों तक चला, 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीना, व्यापार 2 साल चला है, 2 साल का मतलब 24 महीना। तो ए शुरू से है, मतलब ए का पूंजी व्यापार में पूरा 24 महीना तक लगेगा, है ना। बी भी शुरू से अंत तक है, यानी बी का पूंजी भी व्यापार में 24 महीने तक लगेगा। लेकिन 8 महीना के बाद सी शामिल हुआ है, तो 24 महीने के व्यापार में सी 8 महीना बाद शामिल हुआ है, तो सी का पूंजी व्यापार में 24 - 8 यानी कि 16 महीने तक लगेगा। तो तीनों का पूंजी पता हो गया है, तीनों का समय पता हो गया है। ए बी सी का पूंजी पता था, सी व्यापार में बाद में शामिल हुआ है, ए और बी तो पहले से ही था। अब 2 साल में कुल 45,600 का लाभ हुआ है और सी 8 महीने बाद शामिल हुआ है। तो 2 साल कहने का मतलब 24 महीना में ए का पूंजी पूरा 24 महीना लगेगा, बी का भी 24 महीने लगेगा, लेकिन सी चूंकि 8 महीना बाद शामिल हुआ है तो 24 महीने के व्यापार में जो 8 महीना बाद शामिल होगा उसका पूंजी तो व्यापार में 16 महीने तक लगेगा। अब लाभांश का अनुपात बताना है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ए की पूंजी कितना है सर, ए का पूंजी तो है 12,000 और ए का पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा, 24 महीना। पूंजी गुने समय, देखिए किसका लाभ निकला है सर, पूंजी गुने समय, यह तो ए का लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी का पूंजी देखिए कितना है, 16,000, 24 महीना। बी का पूंजी है 16,000 और इसका पूंजी व्यापार में लगा है 24 महीना। पूंजी गुने समय, यह किसका लाभ होगा, बी का लाभ हो जाएगा। और तीसरा जो पर्सन है वह है आपका सी। सी का पूंजी 15,000 और इसका पूंजी व्यापार में कितने दिन तक लगा है, इसका पूंजी व्यापार में 16 महीने तक लगा है। पूंजी गुने समय, सी का लाभ। यह लाभ किसका है सर, यह वाला जो लाभ है ना, यह तो आपका ए का लाभ है। यह किसका लाभ है, बी का लाभ है और यह किसका लाभ है, सी का लाभ। पूंजी गुने समय लाभ। ठीक है, सबका पूंजी पता है तो पूंजी गुने समय करेंगे, लाभ निकल जाएगा। अब अनुपात में अगर वैल्यू कटता है तो हम लोग काटते हैं। तो देखिए 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है, काट दीजिए। 16 को काटिए, 16 लग रहा है सभी जगह है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है और यहाँ 16 नहीं है। तो इसमें से हम 8 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। 8 × 3 24 होगा, 8 निकाल लिए और इसमें से 2 निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 12 के लिए 6 × 2 और 24 के लिए 8 × 3। यहाँ से हम 8 निकाले, यहाँ से 2 निकाले, 8 निकालेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 2 निकालेंगे तो 6 बचेगा, दोनों जगह से हम 16 निकाल लिए। आगे देखिए और भी कोई वैल्यू है जो कटने वाला है, तो 15 है, 3 है। चलिए 3 से काटते हैं तो 3 यहाँ भी है,
3 से काटेंगे यहाँ पे 3 अट्ठे 24, 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब कोई वैल्यू नहीं कटने वाला है तो ए का लाभ कितना 6 हो जाएगा, बी का लाभ कितना 8 हो जाएगा और सी का लाभ कितना 5 हो जाएगा। तीनों के लाभ का अनुपात निकल गया। ए का लाभ 6, बी का लाभ 8, सी का लाभ 5, तीनों के लाभ का अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कुल लाभ 45,600। ये जो 45,600 है वह कुल लाभ है। आप अनुपात में चेक करिए कुल लाभ कितना है, तो अनुपात में कुल लाभ है 6, 8, 14, 5, 19, यानी 45,600 अनुपात 19 का मान। अनुपात में कुल लाभ 6, 8, 14, 5, 19, जबकि रियल में कुल लाभ 45,600। इसका मतलब अनुपात 19 का मान 45,600, तो अनुपात 1 का मान 45,600/19 होगा। हमें क्या बताना है, सी का लाभांश बताना है। तो सी का लाभांश यानी अनुपात 5 का मान, तो हम गुना करेंगे इसमें किससे, अनुपात 5 से। जिसका मान देगा उससे गुना, जिसका मान पूछेगा उससे भाग। ठीक है, चलिए काटिए 19 से, 19 दूना 38, 7 बचेगा, 19 चौके 76, 2400, 2400 गुना 5, 24 पंचे 120, डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी 12,000 रुपया का लाभ किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। बी का लाभांश पूछता, अनुपात 8 का मान निकालते, 8 से गुना। ए का लाभांश पूछता तो ए के लाभ से गुना करते। ए और बी के लाभ का अंतर पूछता तो दोनों के लाभ में अंतर अनुपात 2 का, तो अनुपात 2 से गुना करते। ए और बी का कुल लाभ पूछता तो 6 और 8 14, अनुपात 14 का मान पूछता, हम अनुपात 14 से गुना करते। तो कहने का यह मतलब है कि जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। इसके बाद तो क्वेश्चन आपका रेशियो का ही हो जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और अगले दिन पार्टनरशिप टॉपिक को हम लोग करेंगे समाप्त। उसके बाद एक छोटा टॉपिक और है आपका एलिगेशन, जिसको 2 से 3 क्लास में उस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फिर एक बड़ा टॉपिक आपका बचा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें प्रॉपरली हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेन पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, दौड़ और प्रतिस्पर्धा पढ़ेंगे। इन तीनों चारों टॉपिक को टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हमने समेटा है, तो इस टॉपिक को एलिगेशन समाप्त करने के बाद करेंगे और उसके बाद आपका अर्थमेटिक हो जाएगा समाप्त। नंबर सिस्टम ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। जैसे ही अर्थमेटिक हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद चलेंगे एडवांस मैथ की ओर, और एडवांस मैथ में हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके बाकी बचे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।